स्वागत है आप लोगों का फिर से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंट्रोडक्शन दे दिया आरसीसी का। नेक्स्ट वाले में बात करेंगे कुछ इसके प्रॉपर्टी और जो इसके लिमिटेशन होंगे और वर्किंग में WSM को आज स्टार्ट कर देंगे। आज देखते हैं फिर इसको कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं उनके विषय में डिस्कस कर लेंगे। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लें तो किसकी बात करेंगे? स्टील का तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, स्टील का तो फिक्स है। और बात कर लेते हैं, हमें अभी ज़रूरत है किसकी? कंक्रीट की। हमें ज़रूरत है कंक्रीट की। स्टील का तो 2.1 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या फिर इसी को MPa बोलते हैं। कंक्रीट की बात करें तो इसके अलग अलग जो IS कोड है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ों को पढ़ लेंगे। EC इक्वल टू हो जाएगा 5000 रूट में FC के। ये किसके अकॉर्डिंग है? IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। एक होता है EC 57 रूट में FC के। ये भी IS 456 है, लेकिन ओल्ड वाला जो कोड है, ओल्ड का जो वो है कोड, उसके अकॉर्डिंग है। और ये ओल्ड वाला कोड कौन सा है? ये है IS 456 1978 ऐसी ये है। तो देखिए इसको शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। EC जो है हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कंक्रीट भी बोलते हैं। और FCK तो मैंने अभी पहले ही बता दिया, इससे पहले वाले वीडियो में आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में FCK क्या होता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अभिलाक्षणिक सामंत। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा। और ये FCK जो है हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर दे दिया जाए कि M25 का EC कितना होगा, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेंगे। बेसिकली अब हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये वाला। बाकी ओल्ड कोड है उसको हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। तो EC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5000 रूट में 25, तो हो जाएगा 5000 रूट में 5, ये आ जाएगा 25 मल्टीपल बाई 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इतना हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस तरह से हम कैलकुलेट करते रहेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, उसको भी देख लेंगे क्या होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लिए, इस चीज़ को लिख लेंगे। किसकी है? यंग प्रत्यास्थता मापांक किसके लिए है? ये है कंक्रीट के लिए। स्टील के लिए तो अभी हमने जानते हैं कि 2.1 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है, इतना हमें पता है। और कंक्रीट के लिए ये हमने लिखा दिया। ये चीज़ ये वाली आपको याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कैसे सॉल्व होगा? एग्जांपल के तौर पे हमने बता दिया कि किस तरह से सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए M25 बोल दिया, तो M25 को कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो 25 है इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है, मैंने बताया था, जो M के साथ नंबर लगा रहेगा वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उसको इसमें डाला तो रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई किया हमारा 25,000 हो गया, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कैसा है? शॉर्ट टर्म वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैसे निकालेंगे। बेंडिंग में, या इसी को बोलते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीछे करके नोट करते चलेंगे। एक होता है फ्लेक्सुरल
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन टेंशन, इस चीज़ को देख लेंगे। तो ये होगा, अगर इसको FT से रिप्रेजेंट करूं तो FT इक्वल टू हो जाएगा 0.7 रूट में FCK, 0.7 रूट में FCK हो जाएगा। ऐसे इसको निकाल लेंगे। अब आगे बात करें अगर कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए इसका भी जो यूनिट आने वाला कैसा होगा, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होगा। जो भी स्ट्रेंथ होने वाला न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होगा। अब इसका एग्जांपल देख दें तो एग्जांपल के इसका देखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, जैसे अगर बोल दिया कि M25 का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल दे, या बोल दे नमन में तनन कितना होगा, इसका हिंदी होगा बेसिकली नमन में तनन। नमन में तनन कितना होगा, तो M25 है तो F इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.7 रूट में 5, तो हो जाएगा कितना 25 रूट में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारा कितना आएगा 0.7 इंटू 5 हो जाएगा। F इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये इतना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। अब कंपैरिजन कर सकते हो, कहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका इतना था और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना आ रहा 3.5, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है। जैसे पहले भी मैंने बताया 10 से 15 गुना डिफरेंट आ जाता है लगभग। अगर स्टील से कंपैरिजन करें तो इतना आ जाता है। बाकी अब आगे बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई सा भी हो तो देख लेंगे। फ्लैट मॉड्यूलर इसको याद करना ज़रूरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट है, याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेंगे अब कि कुछ मिक्स डिज़ाइन, चलिए उसको बाद में बताएंगे मिक्स डिज़ाइन क्या है, किसी नोट में लिखवा देंगे। अभी बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, बात कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं WSM। हमने 3 मेथड आप लोगों को डिज़ाइन का बताया हुआ था, एक LSM बताया हुआ था, एक आपका WSM बताया हुआ था, एक अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड बताया हुआ था। 3 बताया था, जिनमें से मैंने बोला था कि WSM पहले पढ़ाएंगे, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहले पढ़ाएंगे, और उसके बाद आएगा हमारा LSM, इसको पढ़ाएंगे। यानी देखा जाए बेसिकली तो हमें RCC जो है 2 बार पढ़नी है, एक बार WSM विधि से पढ़नी है, एक बार LSM से पढ़नी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं WSM को। तो WSM को स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि। इसी को मॉड्यूलर मेथड भी बोलते हैं, इलास्टिक मेथड भी इसी को बोलते हैं। इसके 2-3 नाम है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी बोलते हैं, मॉड्यूलर मेथड भी बोलते हैं, और इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड को बता रहे हैं तो कुछ इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लें, अच्छा रहेगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इसको बोल रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रेस की हम कंसीडर करते हैं ना, जो स्ट्रेस आता है स्ट्रक्चर में, हम ये कंसीडर करते हैं कि उस पर जो लोड आ रहा है उसकी वजह से जितना आ रहा है उसको लेके चलते हैं, कि जैसे मान लीजिए जितना लोड डालना है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। ये होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बेसिकली ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी इसका जब अजम्पशन पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन हमें अजम्पशन ही होता है, और अजम्पशन इंपॉर्टेंट है, वही पूछता भी है। तो अजम्पशन जान लेते हैं पहले, इसका क्या क्या है। मान्यताएं, हिंदी में बोलते हैं मान्यताएं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। पहला फर्स्ट जो होता है, आप लोग पहले से बात जानते हो, फर्स्ट वाला क्या होता है जंक्शन, वो हर जगह चलेगा आपका, स्टील में, RCC में, सोम में पढ़ा होगा आपने कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आप बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। यानी अगर कोई सेक्शन बेंडिंग से पहले, अगर बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होगा, प्लेन ही होगा। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ेंगे। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, प्लेन सेक्शन
प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये वाला बहुत फेवरेट है, इसको सबको पता होता है। देखो कोई अगर सेक्शन बेंडिंग से पहले यानी नमन से पहले प्लेन है तो नमन के बाद भी क्या होगा, प्लेन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लीनियर डायग्राम होगा इसका, जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा, लीनियर। स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा। लीनियर होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई आरसी खंड है और इसका स्ट्रेन डायग्राम अगर बनाए तो कैसा होगा, इस तरह से होगा। और क्यों ऐसा होगा, शायद मैंने पहले कभी डिस्कस भी किया होगा आपके क्लास में। देखिए फिर भी देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए ये हमारा खंड है, मान लेते हैं हमारा सेक्शन है, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ठीक। और हमने इसमें 2 पॉइंट नाम दे देते हैं, 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लिया। अब चलिए ये बेंडिंग से पहले ऐसा कंडीशन है, बेंडिंग से पहले बिफोर बेंडिंग वाला कंडीशन ये है। कैसा वाला है, बिफोर बेंडिंग वाला कंडीशन बीम का मैं मान लेता हूँ ये वाला है। अब आफ्टर बेंडिंग वाला चीज़ें अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखते हैं आफ्टर बेंडिंग, यानी नमन के पहले वाला ये कंडीशन होता है, यानी स्ट्रेट था, अब जब उस पर लोड आया, नमन आया, तब कैसा कंडीशन होगा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए नमन आने के बाद कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारा, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया नमन, इस तरह से आ जाएगा नमन इसमें। इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करें, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें। इसका एक न्यूट्रल एक्सिस तो होगा कहीं बीच में, तो इसका भी न्यूट्रल एक्सिस होगा कहीं यहीं पे कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा इसका, न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है उस चीज़ को हम बताएंगे अभी क्या होता है। देखिए अब क्या हुआ, ये लाइन अगर यहाँ से हम ड्रा करें, ये ए था मान लीजिए, ये बी था, तो ए यहाँ हुआ, बी कहाँ हुआ, यहाँ होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था ऐसे। लेकिन अब ये बताइए कि ये जब नीचे क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है कि नहीं, इसको बेंड हो रहा है तो नीचे की जो चीज़ें होगी उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर की चीज़ें क्या होती है, कंप्रेस होती है। कभी इरेजर जो होगा, इरेजर को बेंड करके देखना, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। नीचे की उसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है, ऊपर वाली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर साइड में क्या होगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन, टेंशन में लंबाई बढ़ती है, कंप्रेशन में लंबाई कम होती है। तो ये चीज़ हुआ, ये ए था। अब देखिए अगर कंप्रेस हो रहा है, कोई चीज़ें पहले यहाँ थी, कंप्रेस हो रहा है यानी कम हो रहा है दूरी, तो ये किधर भागेगा, इधर भागेगा कि नहीं, तो यानी कहाँ हो जाएगा, ए डैश ही हो जाएगा। इधर भागेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और इधर वाली देखिए लंबाई बढ़ रही है, पॉइंट लगाया हुआ था, ऐसे अगर दबाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं भागेगा, तो कहाँ भाग के आ जाएगा, इधर भाग के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, बी डैश। अब इसको अगर मिलाएं, इस लाइन को मिला दें, तो यही जो फॉर्म होता है ना, एक्चुअल में इसको होना क्या चाहिए था, ए के ठीक नीचे, लेकिन बेंडिंग के बाद क्या हुआ, वो अपना पोजीशन चेंज कर दे रहा है। तो ये डायग्राम कैसा बना, ऐसा बना कि नहीं, ऐसा बना। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये आपका कंप्रेशन में हो गया, ये क्या हो गया, टेंशन में हो गया। तो स्ट्रेन डायग्राम हमारा ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा बनता है। हमारा डायग्राम इसलिए ऐसा बनता है। अब इसमें शायद डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होता है तो फिर भी आप लोग पूछ लीजिएगा जब डाउट सेशन होगा उसमें। बाकी आगे देखते हैं, बिफोर बेंडिंग प्लेन, आफ्टर बेंडिंग, ये वाला चीज़ें हमें याद रखनी है। और ये चीज़ स्क्रीनशॉट लेना चाहे कैसा है ले लीजिए, बाकी सोम में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये क्या था, हमारा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन था, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम था।
देखिए स्ट्रेन डायग्राम लीनियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लीनियर है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते तो नहीं आया है ना, लीनियर सीधी रेखा दिख रही है ना, ऐसा तो नहीं कि ये घूमते घूमते आया है। जैसे आप लोग पानी पीने जाते हो तो पता चलता है कि स्टैंड में घूम के आते हो, फिर उसके बाद फिर इधर उधर फील्ड में घूम के आते हो, बाद में पता चलता है कि यार क्लास चलते हैं, तो फिर से प्यास लग जाती है, फिर पानी पीने जाते हो। ऐसा नहीं है, ये सीधा बच्चा है क्लास का, कि जो सीधे जिस काम के लिए गया वो काम किया, सीधे वापस आया, वैसे ही है। तो ये सीधा सीधा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं स्ट्रेट। स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है स्टील एंड कंक्रीट। जो बॉन्ड होगा स्टील और कंक्रीट के बीच में, जो स्टील और हमारा कंक्रीट होगा वेल बॉन्डेड होगा टुगेदर, एक दूसरे के साथ अच्छे से बंधा हुआ रहेगा, वो टूटेगा नहीं। एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, अच्छे से बंधा रहेगा और वो टूटेगा नहीं। ये होता है स्टील। और इसके बाद में दूसरा इसका एजम्पशन ये था। तीसरा एजम्पशन ये है कि ऑल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेकन बाय स्टील, यानी कि जो सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा इसका वो कौन लेगा, केवल और केवल स्टील लेगा। जैसे मान लीजिए बीम है, तो बीम में जितना भी टेंशन फोर्सेस आएगा, यानी नीचे साइड में टेंशन आता है ना बेंड होने के बाद, तो वो कौन लेगा, वो पूरा क्या लेगा, जो हमारा स्टील इसमें यूज किया गया है वो लेगा पूरा लोड। तो अब आगे देखते हैं कि ऑल टेंसाइल स्ट्रेस इज ऑल टेंसाइल, चलिए शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। जो टेंसाइल फोर्सेस होगा, जो टेंशन फोर्सेस होगा उसको कौन लेगा, स्टील लेगा। दूसरा जो है जो कंप्रेशन फोर्सेस होगा उसको कौन लेगा, कंक्रीट लेगा। इनकी साथ ही साथ ड्रॉबैक भी देखते चलते हैं क्या ड्रॉबैक है। अब बताइए, अगर इस तरह से कोई सेक्शन है, ये हो, इसका मतलब है न्यूट्रल। देखिए एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस देखिए स्ट्रेस डायग्राम अगर बनाए, ये चीज़ होगा न्यूट्रल एक्सिस, इसके ऊपर ये न्यूट्रल एक्सिस हुआ, इसके ऊपर कंप्रेशन, इसके नीचे टेंशन। तो स्टील कहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहीं नीचे प्रोवाइड करते हैं स्टील। तो स्टील पूरा क्या करेगा, टेंशन फोर्सेस को पूरा स्टील लेगा। तो अब इसके एजम्पशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो कंक्रीट हम डाल रहे हो तो बेकार है, तो यानी यहाँ पे कंक्रीट ही ना डालें। अब जब यहाँ पे कंक्रीट नहीं डालेंगे तो ड्रॉबैक तो यही है कि अगर यहाँ पे कंक्रीट न डालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगा सेक्शन हमारा। कंक्रीट के ऊपर हम क्या रख दें, स्टील के ऊपर क्या रख दें, कंक्रीट रख दें, तो इससे हमारा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वजह से एजम्पशन थोड़ा गड़बड़ है। इनको कहना थोड़ा ये चाहिए था कि जो कंक्रीट है हमारा वो बहुत कम टेंशन फोर्सेस लेता है, जो कि हमने वहाँ पे बताया हुआ था क्या, F = 0.7 रूट में FCK। ये वाला कंसीडर होना चाहिए था यहाँ थोड़ा, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है लेता है टेंशन फॉर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। न्यूट्रल एक्सिस अगर हमारा ये है, इसके नीचे कंक्रीट जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो कंक्रीट यहाँ भी टेंशन फोर्सेस को थोड़ा बहुत झेलता है, न कि एकदम पूरा फ्री ही हो जाता है कि केवल स्टील ही झेलेगा। थोड़ा वो कंक्रीट झेलता है, लेकिन एज कम्पेयर तो स्टील देखा जाए तो थोड़ा कम है, बस यही बात है। और ऑल कंप्रेशन फोर्सेज इज टेकन बाई कंक्रीट। कंक्रीट के द्वारा जितना भी कंप्रेशन फोर्सेस होगा वो सारा कौन झेलेगा, हमारा झेलेगा कंक्रीट। ये चीज़ यहाँ पे है इनका एजम्पशन, यानी सीधी बात। स्टील क्या झेलेगा, टेंशन। कंक्रीट क्या झेलेगा, कंप्रेशन। और एक और इनका वो था कि EC मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज कांस्टेंट। EC क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का यंग मापांक जो होगा वो पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। इन्होंने ये बोला था, जबकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। एज बढ़ेगा चेंज होगा, ग्रेड बढ़ेगा चेंज होगा, एज के हिसाब से होता है। एक होता है ये तो शॉर्ट टाइम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक लॉन्ग टाइम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। एक होगा स्टील जो होगा ना, स्टील शुड बी फ्री फ्रॉम
इनिशियल स्ट्रेस। स्टील शुड बी फ्री फ्रॉम इनिशियल स्टेज, इसका मतलब हुआ कि जैसे स्टील को हमने इंस्टॉल कर रहा हूँ उस टाइम पर उस पर कोई लोड नहीं आना चाहिए। ये वाला जंक्शन भी लगभग गलत हो गया था, क्योंकि अगर उसके ऊपर हम जैसे कंक्रीटिंग डालें उसके सेल्फ लोड की वजह से भी उसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी फेल हुआ। यही सब फेलियर था, जिसके बाद ही लिमिट स्टेट आया। और इन जो हमारा कार्यकारी प्रतिबल है इस वाले सेक्शन में जो है ना, इसमें हमारा जो सेक्शन होता था हैवियर होता था, बहुत हैवी हो जाता था सेक्शन, इसलिए थोड़ा मटेरियल भी ज़्यादा लगता था। हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़िया रहता था, उनका जो ड्यूरेबिलिटी होता था बढ़िया होता था। देखिए देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए पहले के ज़माने में जो भी आपका देखे होंगे आप लोग, लाल किला या फिर पुराने महल जितने भी बने होंगे सब वर्किंग स्ट्रेस से बना हुआ है। तो वो इतने सालों से 500 700 सालों से कैसे चलते आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया है, थिकनेस ज़्यादा रखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा चलता है। आजकल क्या है कि लिमिट स्टेट से बनता है। आप लोग सुनते भी होंगे कि पुल बना गिर गया, जबकि पहले का जो पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, वो अभी तक चलता आ रहा है। और जबकि नया बन रहा है, आज बना कल भैया गिरा है, गिरना है उसको। तो ये सब थोड़ा ड्रॉबैक हो उसकी भी। ज़रूरी नहीं कि सारा मेथड का ही गलती है, इसमें मेथड कुछ कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर बेचारे क्या ही करें, कॉन्ट्रैक्टर जितना बोलता है उतना डालते हैं। चलिए आगे भी बात करते हैं। इतने हमारे यहाँ जंक्शन है, इसमें 3 4 5 हैं, पढ़ने हैं, इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आते भी हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो सेशन तो है ही, उसमें देखेंगे हम क्या दिक्कत है। अब आगे बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। जिनको वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं समझ में आया होगा वो पूछेंगे, बता देंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक आप लोग। स्क्रीनशॉट जो चीज़ें कंप्लीट होता तुरंत ले लिया करो, क्योंकि एक साथ लिखते चलो फिर पढ़ते चलो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। समझ लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट रख लिया, अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना नोट बना लीजिएगा, सही रहेगा। अब सोचेंगे साथ साथ बनाते चले तो बार बार पॉज करना पड़ेगा। 1 घंटे का वीडियो बनेगा तो उसमें आप लोगों को 2 घंटे लग सकता है, तो वो भी सही है कि साथ ही साथ समझते चलेंगे, अपना लिखते चलेंगे अपने अकॉर्डिंग। जो चीज़ें यहाँ पे हमने बताया अपने लैंग्वेज में, हो सकता है आप लोगों को लगे कि इस तरीके से हम लिख लूँ तो हमें बाद में अच्छे से याद होगा, तो आप लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख लूँ तो हमें बाद में अच्छे से याद हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि रिलेशन, कुछ रिलेशंस देख लेते हैं, या फिर पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, उसको देख लेते हैं। मॉड्यूलर रेशियो, मापांक बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, मापांक, शायद मापांक ही बोलते हैं। मॉड्यूलर रेशियो जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल टू होता है ES/EC। ES/EC, ES क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। EC क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए अभी बहुत एक दो और फार्मूला इसका बताते हैं। अगर हमें ES और EC पता है, यानी कि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मापांक स्टील का पता है और यंग मापांक कंक्रीट का पता है। अब हमें मॉडुलर रेशियो निकालना पड़ा, यानी m की वैल्यू निकालना पड़ा, तो ES/EC कर देंगे, हमें मिल जाएगा। देखिए जो मॉडुलर रेशियो है इसका यूज होता है इस मेथड में, इसीलिए इस मेथड को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मॉडुलर विधि। मॉडुलर विधि या मापांक विधि, ये भी ज़्यादा जाना जाता है इसी वजह से। और आगे जो होगा एक और है इसका भी फार्मूला, m इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। 280/3 सिग्मा CBC। तो जो सिग्मा CBC है वो क्या है, ये है बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन, ये है परमिसिबल, ये है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है।
और ये कैसे निकलता है ये हम बता देंगे कैसे निकलता है। जैसे इसकी बात करें कि जो सिग्मा CBC निकालनी है तो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए ये हमारा FCK जो होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगा FCK उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS कितना लेना है, वो लेना है 3 किसके लिए, कंक्रीट के लिए। स्टील के लिए कितना लेते हैं, ये कंक्रीट के लिए हुआ। स्टील के लिए कितना लेते हैं, 1.77 से लेके 1.82 तक लेते हैं स्टील के लिए, लेकिन बेसिकली लेके कितना चलते हैं 1.78 इतना ले लेते हैं स्टील के लिए, जनरली ये ले लेते हैं। CBC निकालने के लिए ऐसे उसमें होगा, स्टील वाले बात करते हैं CS बोलते हैं, CS निकालना है तो उसमें भी क्या करते हैं FCK अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देते हैं। अब देखिए जैसे सिग्मा CBC निकालना है, मान लीजिए हमारे पास क्या है M25 है, हमें सिग्मा CBC निकालना है तो सिग्मा CBC इक्वल टू कितना हो जाएगा, FCK अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो FCK कितना हो जाएगा 25/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8.33 हो जाएगा। ये क्या हुआ, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये हमारा सिग्मा CBC हो गया। तो इसको इसमें रखना है, जैसे M25 के लिए निकालना है तो इसको इसमें रखना है, फिर डिवाइड करना है, जितना आएगा उस चीज़ को हमारा वो हो जाएगा मॉड्यूलर रेशियो। अब न्यूमेरिकल में इसको देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को न्यूमेरिकल में देख लेंगे हम। चलिए ये एग्जांपल था कि इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जरा मॉड्यूलर रेशियो देख लें सिंपलिसिटी करके। सिंपली अगर 8.33 आया है ना तो इसको न्यूमेरिकल करते समय सिग्मा CBC इक्वल टू कर देते हैं 8 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या फिर इसको फैक्टर लगा के 8.5 कर लें तो भी चलेगा, या फिर इतना लेके चलेंगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है डिज़ाइन करते समय। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि मॉड्यूलर रेशियो अगर ग्रेड दिया हुआ है तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर चलिए दे दिया हमें M30, थोड़ा सिंपल कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेटर अभी हाथ में नहीं है तो कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होगा, टाइम भी नहीं उतना कि हम आसानी से धीरे धीरे करते रहें और आगे बढ़ते रहें, कर लेंगे अभी आसान से। देखिए अब सिग्मा CBC निकालना है तो कितना हो जाएगा 30/3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर आ गया। अब M निकालना है तो 280/3 इंटू सिग्मा CBC की वैल्यू कितना है 10, इसमें 10 रख देंगे। देखिए ये फार्मूला है 280/3 सिग्मा CBC, तो सिग्मा CBC हमने निकाल लिया कि हमारा 10 आया। अब इसको इसमें रखा 3 इंटू 10, ये 30 हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 9.33, ये आ रहा है मॉड्यूलर रेशियो 9.33। तो चाहे तो इतना ले लें, चाहे तो m इक्वल टू 10 ले सकते हैं, या फिर और m इक्वल टू 9 भी लेके कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। इतनी चीज़ें हमें देखना है, इसको और करके कर सकते हैं। अब RCC में एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि सबका जो वैल्यू आए वो सेम टू सेम आए। अगर m की वैल्यू नहीं दिया है तो m की वैल्यू नहीं दिया है तब, और सिग्मा CBC की वैल्यू भी नहीं दिया, केवल ग्रेड बोला है तब। अगर दे दिया वैल्यू, जैसे सिग्मा CBC वैल्यू ऐसे दे दिया, m की वैल्यू भी दे दिया, तब उस केस में जो आंसर आने वाला सेम टू सेम आएगा। लेकिन डिज़ाइन फिर से अगर डिज़ाइन करने जाएँ तो डिज़ाइन में फिर से अलग आने लगेगा। तो इसमें किसी से मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा ये आया है मेरा ये आया है, तो इसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, पॉइंट में डिफरेंट आएगा, बहुत ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं होगा। चलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बता दिया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। और आपका ये वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ये वाला ये भी याद कर लीजिएगा, बीच में भी ज़रूरत होगी, न्यूमेरिकल डेरिवेशन करते समय में इसकी ज़रूरत होगी, बाकी न्यूमेरिकल में हमारा इसकी ज़रूरत होगी। न्यूमेरिकल में बहुत कमी होता है कि ये वाले फार्मूले के बेस पे हमें दे दे, मैक्सिमम टाइम हमें देता है किसके हिसाब से, इसके हिसाब से हमें हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं। रिलेशन क्या पढ़ना है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन
ये ज़रा वर्किंग स्ट्रेस मेथड को मिटा देते हैं, आरसीसी भी ख़त्म कर देते हैं। जब चल ही रहा है वो टॉपिक तो लिखने से क्या फ़ायदा है। चलिए लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST। अब देखिए ये रिलेशनशिप, इनके बीच में संबंध निकालना, सिग्मा CBC और सिग्मा ST। अब सिग्मा CBC क्या है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। देखिए C क्या हुआ? कंप्रेसिव, B क्या हुआ? बेंडिंग, फिर C क्या हुआ? कंक्रीट, और सिग्मा ST क्या हुआ? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील। ये चीज़ हुआ। इन दोनों में अब रिलेशन क्या है उसको देख लेते हैं ज़रा। देखिए हमने पढ़ा है कि जो हमारा स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्ड होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम बात करें कि बॉन्ड शुड नॉट बी ब्रेक, अगर कंसीडर कर लें इफ़, चलिए देखिए ये है हमारा स्टील स्ट्रक्चर, मान लेते हैं हमारा कोई स्टील का सेक्शन है, ये हमारा स्टील का सेक्शन मान लेता हूँ कोई है। अब इसमें ये स्टील भी लगा हुआ है, इसको एज्यूम कर चलो AST कर देते हैं, और ये क्या हुआ हमारा AC कर देते हैं, ठीक। तो ये AC हो गया, ये AST हुआ। तो आगे देखते हैं ज़रा कि क्या इसके रिलेशन बन सकते हैं। अगर इफ़ बॉन्ड शुड नॉट ब्रेक, इफ बॉन्ड शुड नॉट ब्रेक, अगर बॉन्ड न टूटे तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? अगर इसका बॉन्ड नहीं टूट रहा है, तो अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर बॉन्ड नहीं टूटता, थर्मल एक्सपेंशन दोनों का लगभग क्या होता है? इक्वल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मैंने पहले सुबह बताया था, दोनों का जो बॉन्ड स्ट्रेस थर्मल एक्सपेंशन होता है दोनों का इक्वल होता है। किसका? कंक्रीट और स्टील का। तो उस केस में होगा क्या, दोनों का जब इक्वल होता है तो दोनों में जो वृद्धि होगी ना, स्ट्रेन जो होगा यानी डेवलपमेंट जो होगा, दोनों में बराबर होगा। अगर मैं खींच के फोर्स लगा के टाइट करूं या फिर उसमें लोड लगाऊं तो दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ इन कंक्रीट इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील, यानी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। किस कंडीशन में? बॉन्ड अगर नहीं टूटता है तब। हमारा कोशिश यही रहता है कि बॉन्ड ना टूटे, तो इस केस में यही होता है। अब एक चीज़ और हमें पता है, स्ट्रेन जिसको अब साइलेंट पता लिखते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा L अपॉन L होता है। यही होता है डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है। अब देखिए अगर यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर डेल्टा L इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या होगा? अब साइलेंट इंटू L। एक रिलेशन इसको याद रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन और बना लेते हैं। एक हमें होता है फ्रॉम हुक्स लॉ, सुबह बताया था हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाता हूँ तो क्या आ जाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये बताइए, यहाँ से स्ट्रेस इक्वल टू निकालना, स्ट्रेन इक्वल टू निकालना चाहे तो स्ट्रेन अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा।
अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं किस में, कंक्रीट में, स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो क्या हो जाएगा सिग्मा सी बी सी अपन ई सी, यानी कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट में जनरेट हुआ बेंडिंग स्ट्रेस। अगर मैं ई एस की बात करूं, स्टील की जो विकृति है उसकी बात करूं, कितना विकृति हुआ स्टील में, तो सिग्मा एस टी अपान ई एस हो जाएगा, सिग्मा एस टी अपान ई एस हो जाएगा। अब देखिए, अब इस इक्वेशन की बात कर लें, इस वाली इक्वेशन की बात कर लें, यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू एप्सिलॉन एस इंटू एल। दूसरी बात करें, डेल्टा एल सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन सी इंटू एल। लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है इसलिए एल एल कर दिया, तो एल सी और एल लिखने की जरूरत नहीं थी, ओरिजिनल लेंथ तो दोनों को बराबर रखा था हमने। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा हमारा, चलिए ए नाम दे देते हैं, इक्वेशन ए। ये इक्वेशन ए मान लिया था हमने कि हमारा इक्वेशन ए था। इस वाले इक्वेशन से तो एल सी, डेल्टा एल सी की जगह क्या लिख दूँ, एप्सिलॉन सी इंटू एल लिख दूँ। एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन इन कंक्रीट इंटू लेंथ। कैसे आया यहाँ से देखो, ऐसे आया, चेंज इन लेंथ था, स्ट्रेन निकाला हुआ था, तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ किया हुआ था, तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज लेंथ निकालने के लिए स्ट्रेन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओरिजिनल लेंथ से निकल जाएगा, इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एल। ये की कर सकते हैं इतना। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं, उसको रहने देते, वो काम आएगा हमारे भाई, इसीलिए उसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए इसकी जगह और इसकी जगह ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रखूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें पता है, रखते हैं। चलिए सिग्मा सी बी सी अपान ई सी, बचा क्या, एल इंटू एल इक्वल टू सिग्मा एस टी। इस वाले जगह पे ये वाला इक्वेशन रख रहा हूँ, इसकी जगह पे ये वाला इक्वेशन रख रहा हूँ, सिग्मा एस टी अपान क्या है, ई एस है, इंटू क्या कर दूँ, एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू एल। अब ये बताओ मुझे, दोनों साइड में लेंथ, दोनों साइड में एल एल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। मैथ इतना तो हमें आता है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। नहीं होगा तो ज़बरदस्ती करेंगे, हम काटेंगे इसको, नहीं होगा तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। इतना भी नहीं आ रहा तो 1/L 1/L दोनों में से मल्टीप्लाई कर दें, हम इक्वेशन को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए सिग्मा सी बी सी अपान ई सी इक्वल टू सिग्मा एस टी अपान ई एस। ये बचा, ये एल एल कैंसिल आउट होने के बाद इतना चीज़ें बचा कि नहीं, इतनी चीज़ें हमारी बची हुई है। अब देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, ट्रांसफ़र करूँ दोनों का, तो यानी इसको ई एस अपान ई सी, क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अब देखिए यहाँ सिग्मा एस टी ऊपर है, तो नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा सी बी सी आ जाएगा, सिग्मा सी बी सी, या फिर सिग्मा स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा सी भी लिख सकते हैं स्ट्रेस इन कंक्रीट करके, और सिग्मा सी बी सी लिख दिया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसका वैल्यू हमें पता है कि नहीं, अभी हमने बताया मॉडुलर रेशियो m इक्वल टू कितना, ई एस अपान ई सी, ये बताया था। तो ये चीज़ यहाँ रख दें, m इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस टी अपान सिग्मा सी बी सी, हो जाएगा कि नहीं, हो जाना चाहिए आई थिंक। अब ज़रा इसको इरेज करेंगे, आप लोग लिखते चलें, इसको इरेज करेंगे, या फिर इतना रिलेशन हमारा फॉर्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा। अब सिग्मा एस टी इक्वल टू अगर निकालना चाहे तो m सिग्मा सी बी सी, इतनी चीज़ें हो जाएगी, m सिग्मा सी बी सी हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। मेन हमारा यही रिलेशन निकालना था, यही हमारा प्रूफ होगा, यही हमारा रिलेशन है। और इसी को याद करना, या तो इसको याद कर लूँ या तो इसको, ये दोनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के रिलेशन से हमें एक चीज़ और निकल सकता है, इसको इरेज करेंगे या फिर यहीं आगे लिख देते हैं। इनके रिलेशन से
इनके रिलेशन से एक चीज़ और निकल सकता है कि एरिया ऑफ कंक्रीट इक्वल टू MAST, यानी कि मॉडुलर रेशियो से अगर स्टील के एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके एरिया ऑफ कंक्रीट के बराबर होगा। चलिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है शायद, इसको ऊपर लिखते हैं। दो रिलेशन हम ऊपर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा तो फिर कोई बात नहीं। जैसे अभी यहाँ पे M इक्वल टू हमने रिलेशन निकाल दिया सिग्मा ST अपन सिग्मा CBC। अब करेंगे क्या, सिग्मा ST इक्वल टू हो जाएगा M सिग्मा CBC। यही रिलेशन इधर रखा था, शायद नहीं दिखाई दे रहा था तो ऊपर कर देते हैं। अब चलिए देखिए, तो अब फ्रॉम इसी से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और, एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं इनके एरिया के बीच में। एरिया के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो हो जाएगा AC एरिया ऑफ कंक्रीट इक्वल टू हो जाएगा MAST। एक ये भी इक्वेशन याद रखना है, हमें काम आने वाला है। और एक ये इक्वेशन याद कर लें, चाहे तो ऊपर वाला याद कर लें, दोनों में से कोई सा भी याद कर लेंगे, हमारा काम आगे का होने वाला है। अब आगे देखते हैं, पढ़ाते कुछ और बताते हैं। ये रिलेशन हो गया इसके विषय में, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन। बीम सेक्शन जो होगा उसका एनालिसिस कर लेते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नाम है जो हमें न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं, वो डेटा क्या क्या होंगी, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, ये मान लेता हमारा कोई बीम सेक्शन है, इसमें ये है हमारा स्टील, ये हो गया MAST, एक हो गया यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस, सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, ये हमारा मान लीजिए कोई बीम था, इसे लंबाई में था, इसको कट किया तो इधर से देख रहा हूँ। जैसे ये वाला मार्कर हमारा था, इसको बीम अगर एज्यूम करूँ, ये सर्कुलर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। अब इसको अगर क्रॉस सेक्शन इसका किया, ऐसे करूँगा तो कैसा दिखेगा, गोल। इसी तरह मैंने रेक्टेंगुलर बीम था, उसको कट किया और ऐसा दिखा। ये क्या था हमारा, ये मान लेते हैं हमारा B है, और ये कैपिटल D है इसका पूरा सेक्शन। और ये जो स्टील है, इसके आधे से, स्टील के सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी फ़िलहाल स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर स्ट्रेस डायग्राम बना लेंगे। ये है हमारा स्ट्रेन डायग्राम, जैसा कि मैं पिछले दिखा दिया कि ऐसा कैसे होगा। एक होगा स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम जो होगा, स्ट्रेस डायग्राम हम बनाते हैं स्टील के लेवल पे, स्टील के लेवल पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, आगे जब इसका करेंगे तब बता देंगे क्यों बनाते हैं ऐसा। और इधर से ये डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो गया सिग्मा CBC, सिग्मा CBC। ये होगा सिग्मा ST/M एट द लेवल ऑफ स्टील, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना कि सिग्मा ST इक्वल टू M सिग्मा CBC। अभी ऐसे डॉटेड क्यों किया हूँ, क्योंकि स्टील का स्ट्रेस नहीं देख रहा हूँ मैं, स्टील का स्ट्रेस नहीं देख रहा हूँ, इसलिए यहाँ एरो लगाया हूँ कि स्टील का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है।
और m अपान सिग्मा एस टी अपान एम कर दिया, दैट्स वाई इसको डॉटेड कर दिया हूँ कि यहीं पे हो सकता है। यानी कि स्टील पर कंक्रीट के स्टील के लेवल पे कंक्रीट का स्ट्रेस कितना हो सकता है। ये जो स्ट्रेस डायग्राम बना है किसके लिए है, केवल एक और देखा जाता है स्ट्रेस कंक्रीट के लिए बना हुआ है, लेकिन हम स्टील को भी कंसिडर करेंगे। अब ये रिलेशन हमें पता थी, यहाँ से अगर सिग्मा सी बी सी निकालना चाहे तो क्या होगा, सिग्मा एस टी अपान एम करेंगे कि नहीं। तो वही चीज़ मैं किया हूँ, सिग्मा एस टी अपान एम किया हूँ। और देखिए ये क्या होता है, जो x है ये x यहाँ भी हो जाएगा, ये x, ठीक। और ये x हो गया, तो ये चीज़ें कितनी बची, ये x हुआ तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा d माइनस एक्स, ये इतना। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ये लेवल है, स्टील के सेंटर से है, यही चीज़ है ये वाली, इसको हमने क्या माना है, d माना हुआ है। तो ये चीज़ें ऊपर से x मैंने बोल दिया, तो ये रिमेनिंग कितना हुआ, d माइनस एक्स हुआ। तो अब इतनी चीज़ें एनालिसिस करनी है इसी के विषय में। अब क्या चीज़ें क्या है क्या नहीं है उसको देख लेते हैं। वेयर, जहाँ पर क्या क्या है उस चीज़ को लिखते हैं। b इक्वल टू विड्थ ऑफ सेक्शन, b जो है हमारा विड्थ ऑफ सेक्शन हो गया, d जो है ग्रास डेप्थ ऑफ सेक्शन। ग्रास डेप्थ मतलब कि संपूर्ण गहराई, ग्रास डेप्थ मतलब संपूर्ण गहराई, संपूर्ण गहराई। विड्थ ऑफ सेक्शन मतलब खंड का चौड़ाई। डी क्या हुआ, डी हुआ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, यानी कि प्रभावी गहराई, ये हुआ प्रभावी गहराई। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर हुआ, ध्यान देंगे कहाँ से कह रहा हूँ मैं, ये जो लाइन गया है यानी कि जो हमारा छड़ है उसके सेंटर से जो हमारा सेक्शन है उसके एज तक की दूरी को बोल रहा हूँ हम क्या, इफेक्टिव कवर। और देखिए ये जो स्टील है, स्टील के किनारे से और इसके किनारे तक, इसको बोलते हैं क्लियर कवर। स्टील का निचली किनारे से सेक्शन के निचली किनारे तक की दूरी को बोल देंगे क्लियर कवर, और स्टील के सेंटर से सेक्शन के किनारे तक की दूरी को बोलेंगे इफेक्टिव कवर। अब देखिए ये जो D इक्वल टू होता है ना, ये याद रखेंगे, इसको जरूरी है कि आता है। D इक्वल टू होता है कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर, इसको याद रखेंगे। प्रभावी आवरण, इस इफेक्टिव कवर को बोलते हैं प्रभावी आवरण, प्रभावी आवरण। और जो इफेक्टिव कवर इक्वल टू जो होता है, इफेक्टिव कवर इक्वल टू हो जाता है क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ बार बाई 2। बाई 2 क्यों कर रहा हूँ कि जो बार है उसके सेंटर से जा रहा है ना, यानी उसको जो डायामीटर होगा उसके सेंटर से, यानी कि डायामीटर में 2 से भाग देते हैं तो सेंटर से दूरी मिल जाएगा, तो ये चीज़ें मिल जाएगी हमें। अब एक चीज़ बची, x क्या हुआ, x हुआ डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए एक चीज़ और, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट होता है जहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन दोनों क्या हो जाता है, 0। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी सेक्शन का ऐसा पॉइंट जहाँ से अपना जो फोर्स होगा अपना नेचर चेंज करता है। नेचर चेंज करने का मतलब कि टेंशन से कंप्रेशन में या कंप्रेशन से टेंशन में जाता है।
इतनी चीज़ें हैं बताने को। बाकी AST जो है, जो AST है, AST वो है एरिया ऑफ स्टील। बाकी M मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो है। और D क्या बता ही दिया, इफेक्टिव कवर। माइनस किया X जो है, X को बताया दिया कि ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। और दो प्रकार का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, एक एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक वो आपका होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, इसको इतने को देख लेंगे आप लोग, इसका इतना अभी करिए रिवीजन, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे इसके पढ़ाएंगे। और कुछ हो सकता है अभी तो, हाँ, तीसरे तक भी अभी थ्योरी चलेगा, मतलब ये थ्योरेटिकल सेशन चलेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अभी इतने के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओवर, थैंक यू।